आओ 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 मेरे बच्चों। वंस अगेन वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन सोडियम सर क्लास। चैप्टर नेम इज मोल कॉन्सेप्ट। हेलो 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 सर। सर नॉट विजिबल। अरे सर विजिबल है, आराम से देख, आराम से देखो बच्चों। कभी कभी कनेक्ट होने में कुछ सेकंड का टाइम लग जाता है, आराम से चेक कर लीजिए। दिख गए दिख गए दिख गए, इसका मतलब कुछ लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग तो निकल गई, पर चलो मैं मान लेता हूं। फाइनली बुक आ गई सर, बहुत बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। बुक आ गई सर, हाँ ठीक है बेटा। हाँ सुधांशु, बुक आ गई तो बेटा सॉल्व भी करनी है। गुड आफ्टरनून। अच्छा बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, चलो आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। वेलकम वेलकम वेलकम। मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ होमवर्क दिया था आपको, है ना, एक्सरसाइज नंबर 1 का। अब हम क्या करा करेंगे फ्यूचर में डिस्कशन में, फिश मार्केट क्रिएट ना हो उसके लिए हम सीक्वेंस में प्रॉब्लम डिस्कस करा करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 21 से 25, फिर 25 से 30। बिकॉज क्या होता है डिस्कशन में, कई बार कोई बच्चा बोला 30, फिर कोई बोला 24, फिर कोई बोला 32, तो अपन सीक्वेंस में रिलेट करेंगे, है ना। आज हम जिस पार्ट पर बात करेंगे बच्चों वो है सीक्वेंशियल रिएक्शन। और सर क्या है सर, 94.4 बने हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा है, पास हो गए, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। सर 25 क्वेश्चन के बाद क्या है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। नहीं भाई, बात मैंने होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 1 में से दिया था। ओके, एक क्या है, ओके सर, ठीक है, ओके। चलिए चलिए, हाउ टू रिवाइज योर सब्जेक्ट। अरे भाई अभी तो पढ़ाया ही क्या है सर, हाउ टू रिवाइज योर सब्जेक्ट। मेरे नोट्स को जो क्लासेस में पढ़ा रहा हूं उनको रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करें, है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से जेई मेन और एडवांस निकलेगा। जैसे आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो जेई एडवांस के लेवल का होगा उसमें से प्रॉब्लम। तो लास्ट क्लास में मैं पढ़ा था आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन। जो बच्चे रिवीजन करके नहीं आएंगे उनसे प्रॉब्लम फिर सॉल्व नहीं होंगे अपने क्लास के, इसका ध्यान रखें, है ना। सबके अलग अलग परसेंटेज बन रहे हैं। वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन, सब 10th में पास हो गए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी लोग पास हो जाएं। हाँ सर 17 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, डोंट वरी डोंट वरी। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, पहले भाई पढ़ाने दो, मैं डिस्कस भी कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, आ जाइए आ जाइए। तो हाँ हाँ, बता देंगे बता देंगे बता देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। अब सुनो मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में हमारा जो पार्ट चल रहा था दैट वाज सीक्वेंशियल रिएक्शन। क्या था मेरे बच्चों, सीक्वेंशियल रिएक्शन। अब सीक्वेंशियल रिएक्शंस पर आपने रिवीजन किया होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में जाने से पहले कहा था कि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती। क्या होती मेरे बच्चों, बताया था मैंने आपको, मल्टी स्टेप्स रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शंस, इसमें फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा या प्रोडक्ट होंगे उनमें से कोई ना कोई एक सब्सटेंस सेकंड रिएक्शन का रिएक्टेंट जरूर होता है, राइट। ऐसा लास्ट क्लास में बता के मैंने आपको इस पर कुछ बेसिक बातें बताई थी, जिसमें मैंने ये भी कहा था कि एरो के ऊपर अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो परसेंटेज लिखा हुआ है, 40 90 80, वो परसेंटेज यील्ड होता है। क्या होता है बेटा, परसेंटेज यील्ड होता है। चलिए बताएंगे बेटा, मिक्सचर एनालिसिस की प्रॉब्लम भी करवाएंगे, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है सर। क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं बेटे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो आप अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो, 11th में आए हो, स्कूल की हैबिट पड़ी हुई है। तो अभी आप जेई के हिसाब से एनालिसिस करने वाला ब्रेन डेवलप होने में टाइम लगता है। तो उसका तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि आप पहले क्लास के लेक्चर्स को रिवाइज कर लिया करो, शॉर्ट में नोट्स बनाने के बाद उनको रिवाइज करो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो उससे प्रॉब्लम जल्दी से बनेंगे, है ना। बिना थ्योरी को पढ़े फिजिकल केमिस्ट्री में आप डायरेक्ट प्रॉब्लम करने बैठ जाओगे तो प्रॉब्लम बहुत कम बनेंगे। तो ढंग से रिवीजन करें, देन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके चलिए, आज हम आते हैं ये प्रॉब्लम। जैसे ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल सर ये जेई एडवांस मैन किसी में भी आने लायक प्रॉब्लम है, और इसको आज हम सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था आपको, तो आराम से देखें। एक रिएक्शन दे रखा बेटा 2KClO3, 2KClO3 कन्वर्टिंग इनटू 2KCl प्लस 3O2, 80% यील्ड, ध्यान रखना मेरे बच्चों। ओके नाउ
O2 produced in first reaction is reacted with methane in second reaction. So methane reacting with first reaction product oxygen, and now methane is converting into CO2 and H2O. Yield is 100%. रिवीजन करे बिना क्लास में नहीं आए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम समझने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। लास्ट क्लास में जो लैंग्वेज बोली थी उनका रिवीजन करके आए होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। तो आपको समझना क्या है, K03 से जितने भी मोल्स मेरे बच्चों ऑक्सीजन के बनेंगे, ऑक्सीजन के यही मोल सेकेंड रिएक्शन में कंज्यूम होंगे। यहां जो भी O2 के मोल बने वो आपको यहां लिखने होते हैं, इसका ध्यान रखना है। इसका यील्ड 100% है, फिर आपसे CO2 बनेगा। तो अब देखो, द मोल ऑफ KCl3 रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 336 लीटर ऑफ CO2 गैस एट 180 m एंड 273 केल्विन। तो यहां सबसे पहले मेरे बच्चों मोल्स ऑफ CO2 निकाल लो। कितने आएंगे बेटा, 336 डिवाइड बाय 22.4। ठीक है, आप बोलोगे ओके सर, कितने मोल्स हो गए बच्चों, बोलो, ठीक है ना। तो ये कितने मोल्स हो गए ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आराम से देखिए, काउंट कर लीजिए, मोल्स निकाल लेंगे आप। देखिए एक बच्चा लिख रहा है सर अभी से बैकलॉग हो गया। अभी से बैकलॉग हो रहा है तो इसका मतलब अपन जेई एडवांस के हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। अभी इतना सा कोर्स हुआ है उसमें कहां से बैकलॉग आ गया भाई, इसका मतलब आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। जेई एडवांस में ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना, जेई मैन में ही अटक जाओगे, इसलिए जस्ट डू हार्ड वर्क। ओके चलिए, तो यहां पर आपने मोल्स निकाल ली सर, आपने बोला ठीक है सर, हमारे पास मोल्स कितने आ गए बच्चों, 1.5 मोल्स आए। ओ नो, 1.5 मोल्स, सोच लो ये 336 है भाई, कितने मोल्स आएंगे बच्चों, 1.5। हे भगवान, 1.5 मोल्स आएंगे। हाँ 15 मोल्स होने चाहिए भाई, 15 मोल्स। अब देखिए 15 मोल मुझे CO2 प्रोड्यूस करने हैं, फाइन। अब इधर आओ मेरे बच्चों, सामने रिएक्शन देखते रहें, आराम से देखो। इसको मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। लेट X मोल KClO3 आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, आर रिक्वायर्ड, ठीक है, आराम से सुनते जाओ। उम्मीद करता हूं लास्ट क्लास की थ्योरी पढ़कर आएंगे, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम आप समझना आपके बस की बात नहीं है। फिर आप बिल्कुल बच्चों की तरह जहां घूमते रहते हैं ना, बहुत से इंडिया के अंदर टाइम पास करते रहते हैं, वो टीचर हंसी मजाक करते रहते हैं, बच्चे भी टाइम पास कर रहे होते हैं, वो हाल हो जाएगा। तो अपने को सिंसियरली पढ़ना है। ये नॉर्मल बच्चे के हिसाब से डिफिकल्ट सेक्शन है, तो इसको केयरफुली सुने। X मोल KCl3 आज रिक्वायर्ड। अब देखो 2 मोल KCl3 प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अभी यील्ड से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 2 मोल से 3 मोल प्रोड्यूस होना चाहिए, 1 मोल से 3/2 मोल प्रोड्यूस होना चाहिए। सो X मोल KCl3 विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट रिएक्शन। सोचो आराम से, 2 मोल से 3 मोल प्रोड्यूस होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 से 3/2, X से 3/2 इंटू X। इतने मोल्स एस पर स्टोइकियोमेट्री प्रोड्यूस होने चाहिए, लेकिन ये तब होते जब यील्ड 100% होता, लेकिन इस रिएक्शन का यील्ड 80% है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स और भी कम बनेंगे। अब सब बच्चों को याद होना चाहिए कि परसेंटेज जो यील्ड होता है, ये क्लासेस में बहुत बार बता दिया गया, एन एक्चुअल अपॉन एन थ्योरेटिकल इंटू 100 होता है, तो ये अपने को आना चाहिए। तो ये O2 के मोल्स फर्स्ट रिएक्शन में कितने प्रोड्यूस होंगे वो आ गया मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, तो आप आराम से देखिए, ये 1.5 हो गया, 1.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आई थिंक ये चेक करो मेरे बच्चों, 1.2x आ रहा है क्या, चेक कर लो मेरे बिट्टू, ये 1.2x आ रहा है क्या, चेक करो, आराम से चेक कर लीजिए। ओके, अब इधर देखो मेरे बच्चों, नाउ दीज मोल्स, लास्ट क्लास में लैंग्वेज याद करें, रिवीजन करके आए होंगे। Now these moles of oxygen produced in first reaction used as reactant in second reaction. ये जो ऑक्सीजन बना था मेरे बच्चों, now these moles of oxygen reacted with methane and converted into carbon dioxide. तो आप बोलोगे यस सर। अब इधर देखो, you have 1.2x मोल, तो 1.2x मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, आराम से देखो मेरे बच्चों, प्रोड्यूस्ड हाउ मच,
देखो 2 मोल से 1 मोल CO2 बनेगा मेरे बच्चों, 1 से 1/2, तो 1.2x से कितना बनेगा बेटा, 1.2x इंटू 1/2। आराम से देख लीजिए, यील्ड 100% है तो कोई मतलब नहीं है उसको 100/100 लिखने का, वो आ गया। तो आराम से चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन के जितने मोल्स फर्स्ट रिएक्शन में बनेंगे वो ही अब CO2 में कन्वर्ट होंगे एज पर स्टोइकियोमेट्री। लास्ट क्लास में सिखाया था, नाउ दीज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना आ गया मेरे बच्चों, तो आप बोलेंगे सर 0.6x आ गया। चेक कर लीजिए आराम आराम से। अब एज पर गिवन अपने को चेक करें आराम से, द मोल ऑफ समथिंग। अब इसको किसके इक्वल कर दूं मेरे बच्चों, CO2 के मोल्स के इक्वल कर दूं। आप सारे डेटा आराम आराम से चेक कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, एज पर गिवन, आराम से कलर चेंज कर लीजिए। एज पर गिवन क्या करोगे मेरे बच्चों, 0.6x किसके इक्वल हो जाएंगे, 15 के इक्वल करो आराम आराम से, 15। सो x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 0.6। आप बोलोगे यस सर, तो कितना आ रहा है, 25 मोल्स। चेक करो मेरे बच्चों कौन सा आंसर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर सी आ रहा है। वेरी गुड। बिना रिवीजन फिर समझा रहा हूं, देखो अगर एक्चुअल में जेई मेन और एडवांस की पढ़ाई करना चाहते हो तो बहुत मजबूती से बैच में टिके रहो, क्योंकि कई जगह इंस्टीट्यूट में ऐसा देखा गया ऑनलाइन में सिंसियरिटी का लेवल बड़ा पुअर और डाउन साइड पे होता है। अभी नीट का पेपर आया, आपने सुना होगा, पूरे इंडिया में शोर मचा हुआ है कि सर पेपर डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री मॉडरेट था, फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन जेई एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चे जानते हैं कि उसमें एक क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे प्रॉब्लम एवरेज या बिलो एवरेज थे। जेई के हिसाब से, नीट के हिसाब से डिफिकल्ट थे, इसको मैं बिल्कुल मान रहा हूं और बहुत ईमानदारी से मान रहा हूं। तो उसका रीजन क्या, उन बच्चों को रटाया जा रहा था, उनको लास्ट फ्यू इयर्स के पेपर देख देख के बहुत फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम करवाए जा रहे थे, तो उनको एनालिसिस करने का ब्रेन डेवलप कम हुआ था बच्चों का। तो इसमें बच्चों की गलती नहीं थी, इसमें बच्चों की गलती नहीं है। अब मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं कराऊंगा तो फिर जेई मेन और एडवांस अपन कैसे निकालेंगे बताओ, या मैं सिंपल एक लाइन की प्रॉब्लम लाऊं, नहीं, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। हर स्टेप समझा रहा हूं, और जो इनको नहीं समझ रहा है वो इनको रिवाइज करके फिर दोबारा समझेगा, तभी जेई मेन क्लियर होगी। नहीं तो फिर क्या होगा आप जानते हैं, मस्त रहो, खाओ पियो ऐश करो। चलिए, तो इसमें एक एक टर्म अपन ने देख ली। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आप ट्राई करो, एक सेकेंड, एक प्रॉब्लम और सॉल्व करो बच्चों। चलो अब इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करो, ट्राई करो। इसमें यील्ड मेरे बच्चों 80% है, इस रिएक्शन में यील्ड 50% है ना। इसमें 80% दिख रहा है बेटा, सब बच्चे चेक करो, 80% 50% दिख रहा है, चेक करो। दो रिएक्शन यील्ड है, 80% और 50%। सॉल्व करें, सारे बच्चे सॉल्व करें। गुड आफ्टरनून सर, मैं 9th क्लास में हूँ, एनएससी टारगेट कर रहा हूँ, मैं कैसे मैनेज करूंगा। बेटे मैं तो मना कर रहा हूं, आप अगर 9th क्लास में तो आपको ये क्लास करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं करो, अभी छोटी क्लास है। 11th क्लास में साइंस इंटरेस्ट कम हो जाएगा अभी से ऐसे करोगे तो राहुल चौधरी गलत तरीका है। 9th क्लास में 11th का नहीं पढ़ो, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूं। अब शुरू का मोड थोड़ा बहुत देख लिया, ठीक है, अब नहीं पढ़ो, साफ मना करता हूं, आपको नहीं पढ़ना चाहिए 9th क्लास में 11th का, क्योंकि फिर समझ में कम आता है, एज कम है, फिर अपने को लगता है सर बहुत डिफिकल्ट चीजें पढ़ा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। हाँ बच्चों सॉल्व करो। हाँ मेरे बच्चों सॉल्व करें, आंसर आए तो बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर है, ABCD। सॉल्व करो मेरे बच्चों। एक बच्चा लिख रहा है आई एम इन 10th प्लीज एडवाइज। आशीष, मैं 10th क्लास वाले बच्चों को मना करता हूं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जहां तक समझ में आया वहां तक पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं। ओके, कई बच्चों का आंसर बी आ रहा है भाई, कई बच्चे कहते हैं, एक ही बच्चा है कीबोर्ड पे बैठ गया, अंश है, 2-3 बच्चों का ये आंसर आ रहा है। ओके, बाकी लोग सॉल्व करें, बाकी लोग दिमाग लगा लगा के सॉल्व करें। फर्स्ट रिएक्शन का यील्ड 80% दे रखा है बेटा,
सेकेंड रिएक्शन का यील्ड 50% है, ध्यान रखें। ठीक है, आराम आराम से देख लीजिएगा। तो यील्ड को देख लो आराम आराम से। चलिए, और किसी का आंसर आया? ए आंसर आ रहा है किसी किसी का, तो आराम आराम से देखो मेरे बच्चों। 24, 48, 44, 24/5, नन ऑफ दीज, आराम आराम से चेक करें। किसी का आंसर ए आ रहा है, किसी का आंसर बी आ रहा है। ठीक है सर, सर मजे आ गए, आज तो 2 ही क्लास हैं। हे भगवान, उदयवीर सिंह सर लाइव चैट नहीं दिख रहा है। कमाल है भाई, पढ़ाई कर, चैट करके क्या देखना है, क्या देखना है चैट को, पढ़ाई करो। अब देखो मेरे बच्चों, 24 मोल्स ऑफ बी एंड 4 मोल्स एफ फॉर्म्ड, मतलब ये 6:1 में हुए। यहां भी 6:1 में 24 और ये 4 मोल। ठीक है, तो ये एस पर स्टोइकोमेट्री बन रहे हैं, तो आप इनमें से किसी के बेस पर भी आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। कुछ बच्चों का आंसर सी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, देखते हैं अभी। ओके, सबके आंसर अलग अलग। एक का आंसर डी भी आ रहा है, रितिका का आंसर डी आ रहा है, तो कुछ बच्चों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं बच्चों। अब देखो आराम से हम, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट 1 है, आराम आराम से इसके बेस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। फाइंड मोल्स ऑफ डी टेकन इनिशियली फॉर द रिएक्शन, तो आराम आराम से स्टार्ट करो। लेट एक्स मोल्स ऑफ डी इनिशियली टेकन। ठीक है, इनिशियली इतने आपने मोल्स ले लिए। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब सामने देखना मेरे बच्चों, 3 मोल्स ऑफ डी विल प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ सी, और यही सी आपका सेकेंड रिएक्शन का रिएक्टेंट है मेरे बच्चों। सो 3 मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस 5 मोल, सो 1 मोल डी विल प्रोड्यूस 5/3 मोल्स ऑफ सी। आराम आराम से देखो, 1 mole D will produce 5/3 moles of C. So X mole D produced, आराम समझ में आना चाहिए। So X moles of D produced how much? आराम से देखो मेरे बच्चों, produced 5/3। ठीक है बेटे, 1 मोल से 5/3 बनेंगे, X से 5/3 इंटू X मोल बनेंगे। अब इसका यील्ड कितना है बेटा? 80% है, तो इंटू 80/100 कर दो, तो ये हमारे पास मोल्स किसके बन गए बेटा? मोल्स ऑफ सी। तो आपके पास ये मोल सी के बनने चाहिए। सिंपल स्टोइकोमेट्री है। 3 मोल विल प्रोड्यूस 5 मोल, सो 1 मोल विल प्रोड्यूस 5/3, सो एक्स मोल विल प्रोड्यूस 5/3 इंटू एक्स, एंड यील्ड इज 80%, so we are multiplying by 80/100, so moles of C produced are these. आप बोलोगे ओके सर, नो प्रॉब्लम। नाउ these moles of C produced moles of F, तो आपके पास जितने C के मोल्स बनेंगे उससे 1/3 मोल्स F के बनने चाहिए। तो आराम से देखो, सो मोल्स ऑफ F produced, क्या करोगे मेरे बच्चों? जिससे अच्छा लगे, जो बी से चाहे बी से करे, मैं एफ से कर रहा हूं, तो 1/3 बनना चाहिए। तो मोल्स ऑफ एफ फॉर्म प्रोड्यूस्ड 1/3 इंटू जो आपने ऊपर लिखा है 5/3 इंटू एक्स इंटू इसको मैं 0.8 कर रहा हूं बेटा। 80/100 क्या लिख रहा हूं? 0.8। आप बोलोगे ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। और यील्ड चेक करेंगे, यील्ड 50% है, तो 50/100 ये लीजिए। तो ये क्या आ गया बेटे? मोल्स ऑफ एफ प्रोड्यूस्ड। अब इसको किसके इक्वल करेंगे? एस पर गिवन ये मोल्स किसके इक्वल हो गए बेटा? इक्वल टू 4। तो अब आप कैलकुलेशन कर लो मेरे बच्चों, कैलकुलेशन करें इसकी और कैलकुलेट करो कि एक्स कितना आएगा। तो आप बोलोगे कर रहे हैं सर, आराम आराम से देखिए। 5/9 तो ये हो गया बेटा, तो 5/9 इंटू एक्स, आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। 5/9 एक्स इंटू 0.8 इंटू 0.5, बहुत आराम से देख लो मेरे बच्चों, और ये आ रहा है 4 के इक्वल। तो यहां से एक्स निकाल लो। तो जब आप एक्स निकालोगे
तो आई होप कि आपको नजर आएगा कि कोई भी आंसर ए बी सी से आपका आंसर मैच नहीं करेगा। बताओ एक्स कितना आ रहा है मेरे बच्चों, सॉल्व करके बताओ। सारे बच्चे सॉल्व करो, मैं पानी पीता हूं। बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है, आराम आराम सॉल्व करिए। तो x की वैल्यू मेरे ख्याल से ये 18 आ रहा होगा बच्चों। कितना आ रहा होगा? 18। चेक करो, चेक करना मेरे बच्चों, 18 आ रहा है क्या? आप बोलोगे चेक करते सर। 8 इंटू 9 कितना हो गया? 72। 72 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 0.8। चेक कर ले बच्चों, 18 आ रहा है, ठीक है। 18 आंसर दोनों में, तीनों में से कोई भी नहीं है, ए बी सी। सो अवर फाइनल आंसर इज डी। आराम से देखिए, ठीक है। तो आराम आराम से कैलकुलेशन कर लें। तो ये भी जेई के हिसाब से एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हमने, जिसमें यील्ड भी इंक्लूडेड है, पैरेलल आई एम सॉरी, इसमें सीक्वेंशियल रिएक्शन भी है। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। सर देयर इज नो वैल्यू फॉर एक्स। अरे बेटा एक्स मान लिया था, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक्स को सॉल्व किया, डी के मोल्स 4 थे, उसके इक्वल कर दिए, एक्स सॉल्व किया, तो ए बी सी में से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। सो अवर करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। जेई में इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सर मैं 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गया था। ओके सर, कैन यू गिव होमवर्क फ्रॉम योर बुक ऑल्सो? देंगे मेरे बच्चों, मेरी बुक से होमवर्क अभी बताऊंगा आपको, है ना। आराम आराम से वेट करें। ओके ये भी हो गया, ये भी हो गया मेरे बच्चों। अब हम नए पार्ट पर आएंगे। उस नए पार्ट का नाम है मेरे बच्चों फैक्टर लेबल मेथड, ठीक है ना। फैक्टर लेबल मेथड, ये जो मेथड है ये कुछ स्पेशल तरीके से लिखा जाता है, जिसमें आप 1 बाय 1 एक एक स्टेप लिखते जाएंगे और यूनिट्स को कैंसिल करते जाएंगे, ठीक है ना। तो आराम आराम से देखेंगे। हाँ 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 सर, शीट डिफिकल्ट है। हाँ तेजस, शीट डिफिकल्ट है, वो जेई एडवांस के हिसाब से बनाई जाती है। जेई मैन एडवांस के, हम टाइम पास नहीं करते हैं बेटा, है ना। शीट अगर डिफिकल्ट लग रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जेई मैन और एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, है ना, मेहनत करो मेरे साथ। फैक्टर लेबल मेथड में क्या है देखना मेरे बच्चों, ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है। आप बोलोगे ठीक है सर। फ्लोरीन रिएक्टिंग विद NaOH, कन्वर्टिंग NaF and oxygen. Now this oxygen is reacting further with carbon and forming carbon monoxide. Now carbon monoxide reacting with nickel and forming compound NiCO4, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को हम फैक्टर लेबल मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं? अभी मैंने मोल से सॉल्व करना सिखाया, लास्ट क्लास में कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम बताए, आज भी 1-2 प्रॉब्लम करवाए। अब इस प्रॉब्लम को, इस तरह की सीक्वेंशियल रिएक्शन को हाउ वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फैक्टर लेबल मेथड, इसको अपन सीखने की ट्राई कर रहे हैं। बेसिकली मोल का ही एक वर्जन है, ऐसा कह सकते हैं आप, जिसमें आप एक एक स्टेप क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। एक बच्चा पूछ रहा है सर पीओसी क्या है? अरे वेट तो कर ले, मोल खत्म हो गया क्या? नहीं, भट्टाचार्य जी पूछ रहे हैं सर पीओसी क्या है। अरे पहले वेट तो कर भाई, पहले मोल चलने तो दे भाई। अगर नहीं आए अपने चैप्टर में तो बोलना पीओसी क्या है, आज ही आ जाएगा, नहीं तो अगली क्लास में आ जाएगा, टेंशन मत करे, है ना। ओके अब देखो मेरे बच्चों, 7.6 ग्राम फ्लोरीन 20 ग्राम NaOH के साथ में रिएक्ट कर रही है। रिएक्शंस बैलेंस है मेरे बच्चों। तो आप सबसे पहले फ्लोरीन का एटॉमिक मास, निकल का, सबका दे रखा है, ठीक है। ओके तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लोरीन के मोल्स निकाल लो मेरे बच्चों। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। F का मोलर मास 19 होता है, F2 का 38 हो जाएगा। मोल्स आए 0.2। NaOH का मोलर मास 40 है मेरे बच्चों। 20 ग्राम को 40 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। अब एज पर रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री, फ्लोरीन से डबल मोल NaOH के होने चाहिए। आराम आराम से देखो मेरे बच्चों, 2 मोल्स रिक्वायर्ड, 4 मोल, 1 रिक्वायर्ड, डबल मोल्स। डबल मोल का मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन के लिए अगर इफ यू हैव 0.2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन, इट्स मीन
you must have 0.4 mole of NaOH, but you have taken 0.5 mole. It's mean NaOH is excess reagent and fluorine is limiting reagent. तो यहां पर मेरे बच्चों फ्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है. ये सब क्या होते हैं, बहुत आराम आराम से आपको बता दिए गए हैं. लगभग मेरे ख्याल से 3 वीक्स हो चुके हैं, 3 वीक्स हो चुके हैं अपने को बेसिक्स पे काम करते करते. ठीक है, ओके. नाउ मास ऑफ दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड. इस पर अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों. चलिए, तो इस फैक्टर लेवल मेथड को लिखते कैसे मैं बता रहा हूं. पहले सिंपल जैसे यहां लिखा हुआ इसको यहां करके दिखाता हूं. क्या होता है मेरे बच्चों, हम जैसे फ्लोरीन के मोल्स निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा, मोल्स ऑफ फ्लोरीन. आराम से सुनिएगा. मास कितना है बेटा फ्लोरीन का, जैसे आपने लिखा सर 7.6 डिवाइड बाय 38. अब ये क्या है, मास ग्राम में, ये किसमें, ग्राम पर मोल में. आप बोलोगे हाँ सर. यूनिट को देखो. तो यहां हम लिखते कैसे हैं फैक्टर लेवल मेथड में कि सर आप जब मोल्स ऑफ फ्लोरीन निकालोगे तो 7.6 ग्राम को आप डिवाइड करेंगे. तो उसको कैसे लिखते हैं बेटा, देखो सामने 38 ग्राम पर मोल. ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मास. तो ग्राम यहां लिखो और मोल को ऊपर ट्रांसफर करो. तो कैसे लिखते हैं, 1 मोल फ्लोरीन. इसको ऐसे लिखते हैं मेरे बच्चों. तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली यू विल गॉट मोल्स ऑफ फ्लोरीन. तो हमारा सिंपल जो तरीका होता है मोल में, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, उसको यहां स्टेज बाय स्टेज लिखना सिखाऊंगा. तो उसको लिखने का तरीका ये होता है 7.6 ग्राम डिवाइड बाय 38 ग्राम पर मोल. तो ग्राम मोल को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए. तो ग्राम से ग्राम कैंसिल करेंगे तो फाइनल यू विल गेट मोल्स ऑफ फ्लोरीन. ठीक है, हाँ. प्रणाम 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 ईशु चौधरी चौहान जी, प्रणाम. आओ अब इधर देखो सामने मेरे बच्चों, 7.6 ग्राम फ्लोरीन डिवाइड बाय 38 ग्राम फ्लोरीन. मोल को ऊपर शिफ्ट करो. तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इससे ये सीखो मेरे बच्चों कि यहां तक आते आते मेरे पास ये मोल्स ऑफ फ्लोरीन हो गए. क्या हो गए मेरे बच्चों, मोल्स ऑफ फ्लोरीन. मास ऑफ फ्लोरीन डिवाइड बाय इट्स मोलर मास. ठीक है, अब आगे बढ़ो. अब इस फैक्टर लेवल मेथड का तरीका क्या होता है लिखने का, बहुत सिंपल. जो लिखा हुआ वैसा मेंशन करना. 2 मोल्स फ्लोरीन प्रोड्यूस 1 मोल O2. सामने देखो मेरे बच्चों. तो आपको यहां लिखना पड़ेगा. ये यहां तक क्या आ गए बेटा, आराम आराम सुनो. यहां तक आ गए आपके पास मोल्स ऑफ फ्लोरीन. ठीक है, अब सामने देखो, 2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ O2. सो 0.2 मोल्स ऑफ फ्लोरीन विल प्रोड्यूस. तो आराम से देखो, यहां लिखा आपने 2 मोल O2 विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2, 1 मोल O2. जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां लिखे हो वो का वही लिख दो. 2 मोल्स फ्लोरीन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ O2. सामने देखो, मोल ऑफ फ्लोरीन से मोल ऑफ फ्लोरीन कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा. इसका मीनिंग क्या है, यहां तक आते आते मेरे पास ये नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के आ गए. किसके आ गए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए. इसको आप मोल से करेंगे तो भी ऐसे ही होगा सेम. बस मोल से हम शॉर्टकट में लिखते हैं, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में या आंसर जो है वो सेम आएगा. लिखने का तरीका अलग अलग होता है. अब नेक्स्ट क्या है बेटा, सामने देखो, 2 मोल्स फ्लोरीन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ O2. और अगर मान लो बच्चे हैं, गलती कर दी, उसने उल्टा लिख दिया. मान लो बच्चा जल्दबाजी में उल्टा लिख दिया. सामने देखो, अगर तुम उल्टा लिखोगे तो क्रॉस में आपके फ्लोरीन के मोल कैंसिल नहीं होंगे. तो आप समझ जाएंगे मैंने उल्टा लिख दिया है. भाई बच्चे यार, गलती हो गई तो हो गई, क्या करे अब आदमी. तो आप उल्टा अगर लिख दोगे तो ऐसे मोल से मोल फ्लोरीन कैंसिल नहीं होगा, ग्राम फ्लोरीन से ग्राम फ्लोरीन कैंसिल नहीं होगा. तो यहां तक आते आते आपके पास ये हो गए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. अब सामने देखो मेरे बच्चों, 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ CO. सामने देखो, 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ CO. तो यहां लिखो 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ CO. अब मोल्स O2 से मोल O2 कैंसिल हो गए. इससे क्या हो गया, यहां तक आते आते आपके पास ये मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए. और आगे आओ. नाउ 4 मोल ऑफ CO, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, जितने मोल्स CO के बेटे बनते हैं वो ही मोल्स यहां लिखे जाते हैं. ये सेकंड रिएक्शन का प्रोडक्ट है, थर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट है. सो नाउ दीज मोल्स ऑफ CO कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स. तो यहां सामने लिखो 4 मोल ऑफ CO कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ NiCO4. यहां मोल CO से मोल CO आपका फिर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और अब तुमको अगर ये कैलकुलेट करना है कितना मास बनेगा इस कॉम्प्लेक्स का, तो आराम से लिखो 1 मोल
निकल का जो मोलर मास है वो होता है मेरे बच्चों 170 ग्राम पर मोल। ये एग्जाम में दिया जाएगा आपको, जैसे एनआई का दे रखा है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 आपको मालूम होता है, ठीक है ना। तो इसका मोलर मास आएगा 170। तो आराम से देखो 1 मोल NiCO4 मास कितना होता है 170 ग्राम। तो यहां मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड मान लो जमे नहीं, तो आपको जो मैंने इससे पहले दो प्रॉब्लम करवाए थे मोल से, आप वैसे कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, आप क्या अच्छा लगता है। यहां एक के बाद एक जो आप टर्म लिख रहे हो कैंसिल होते होते फाइनली यू विल गेट मास ऑफ NiCO4 इन ग्राम, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट आंसर 8.5 ग्राम। क्या क्या मिलेगा बेटा 8.5 ग्राम। तो इसमें होता क्या है, लिखने का जो तरीका है हमारा सिंपल मास डिवाइड बाय मोलर मास, इसको अलग अलग ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, मास डिवाइड बाय 38 ग्राम पर मोल। मोल को ऊपर शिफ्ट करो तो ग्राम से ग्राम फ्लोरीन कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब होता है हमारे पास मोल्स ऑफ फ्लोरीन आ गया। तो सामने दोबारा देखो, यहां तक मोल्स ऑफ फ्लोरीन आया बेटा, यहां तक आते आते मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया, उसके बाद मोल्स ऑफ CO आ गया, उसके बाद मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आ गया, उसके बाद ये मास ऑफ कॉम्प्लेक्स आ गया, और ये फाइनली सॉल्व करने के बाद आएगा 8.5 ग्राम। फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है सर मोल ही अच्छा था पहले जो कर रहे थे। ये आपकी चॉइस है, मेथड में जो है अपनी अपनी पसंद है। किसी किसी को ऐसे लिखना पसंद होता है तो वैसे लिख के सॉल्व करेगा, कोई मोल से वैसे सॉल्व कर लेगा। उन्होंने बोला सर 2 मोल प्रोड्यूस 1 मोल, सो 0.2 मोल विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वैसे निकाल लेगा। तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है ना। ये बच्चा बोला 8.5 कैसे, अरे सॉल्व करेगा और कैसे आया, कैसे क्वेश्चन करते हैं यार बच्चे, ओम लिख रहा है 8.5 कैसे, क्या बेवकूफ है क्या, कैलकुलेशन नहीं करते हो क्या बिल्कुल भी। ये कैलकुलेशन नहीं, 7.6 डिवाइड बाय 38 डिवाइड बाय 2 ये कैंसिल करो, इसको सॉल्व करोगे तो 8.5 आएगा। कैसे आया, कैसे क्वेश्चन करते हैं यार क्लास के अंदर, है ना। तो आराम से देखें, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो फाइनली यू विल गेट मास ऑफ दिस कंपाउंड इन ग्राम, ठीक है ना। तो NiCO4 का जो मास है वो 8.5 ग्राम आएगा। अब जिसको ये मेथड अच्छा लगता है वो इस मेथड को यूज करेगा, जिसको सिंपल मोल से अच्छा लग रहा था वो उसकी चॉइस हो सकती है, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, एक बच्चा क्या बोला NaOH से कर सकते हैं सर, नहीं आप NaOH से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप NaOH से करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्लास में इतना पढ़ा रखा है यार, NaOH एक्सिस रिएजेंट है, ये फ्लोरीन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पर की जाती है, ठीक है। हाउ वी नो विच कंपाउंड टू टेक, अरे आपको जिसका मास दे रखा है उसी से कैलकुलेशन करोगे भाई मेरे, इसमें क्या सोचना है। जो आपको डेटा दी जाएंगे उसी से आप कैलकुलेशन करोगे भाई, फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी मेरी नहीं चलती, इसमें एग्जामिनर जो प्रोवाइड करेगा हमें उसके बेसिस पर कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम और सॉल्व करो मेरे बच्चों, चलो दिमाग लगाइए। अब ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। एक बच्चा बोल रहा है सर परसेंटेज यील्ड हो, तो ये यील्ड वाला प्रॉब्लम आ गया। वेट करा करो, लास्ट क्लास से सिखा रहा हूं कि वेट करना सीखो, समझे। वेट करते नहीं है, कमेंट करने से मतलब होता है। ये लो यील्ड वाला प्रॉब्लम भी आ गया, करो इसको। ऐसे क्वेश्चन आपको जेई मेन और एडवांस दोनों में देखने को मिल सकते हैं, फ्यूचर में आएंगे कभी ना कभी। सीक्वेंशियल रिएक्शन के भी अच्छे प्रॉब्लम जेई मेन एडवांस में आए नहीं हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लिख लो आपको जो लिखना हो। इसमें मेरे बच्चों HNO3, आपको मोल्स ऑफ HNO3 अलग से निकाल लो बेटा। कैसे निकालोगे, 1134 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ HNO3 15 और 48 63 आ रहा है, चेक कर लेना। करिए, सॉल्व करिए, तो इससे आपका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों।
कैलकुलेट वेट ऑफ NH3 रिक्वायर्ड, ये निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं। लेट x ग्राम NH3 इज रिक्वायर्ड, ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे लिख लो। आप बोलोगे ठीक है सर, तो आपको अगर x ग्राम चाहिए तो यहां आराम आराम से लिखिए x ग्राम NH3। ओके, अब कैसे लिखोगे बेटा, जो सिखाया था इसको, NH3 का मोलर मास 17 ग्राम NH3 इज द मास ऑफ 1 मोल NH3, ऐसे लिखते हैं बेटा। ऐसा करने से मोल्स ऑफ अमोनिया आ गया। आप बोलोगे ठीक है, अब सामने देखो, 4 मोल NH3 प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ NO, तो ये भी ठीक है सर। तो यहां लिखो आराम आराम से 4 मोल NH3, 4 मोल NH3 प्रोड्यूस 4 मोल NO। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, लेकिन इन्होंने ये लिखा कि फर्स्ट रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो कितना है मेरे बच्चों, 90/100। तो यह मल्टीप्लाई करो 90/100 से, क्योंकि इसका मतलब एक्चुअल मोल्स कम बनेंगे। एक एक स्टेप देखो मेरे बच्चों, यहां करने से, ऐसा करने से मोल्स ऑफ अमोनिया आ गए, ऐसा करने से मोल्स ऑफ NO आ गया, ये एक्चुअल मोल्स बन गए क्योंकि यील्ड से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ दीज NO कन्वर्टिंग इनटू NO2, तो दोबारा आगे लिखो इनटू, कलर चेंज करता हूं ताकि स्टेप्स दिखेंगी मेरे बच्चों। अब लिखो आराम आराम से, कैसे लिखोगे बेटा, यहां तक आ गए अपन। अब लिखो 2 मोल्स NO। अगर लिखने में मैंने सिखाया उल्टा गलती हो गई आपसे तो घबराना मत, अगर आपने गलत लिख दिया तो देखो कैंसिल नहीं होंगे। सामने देखना बेटा, व्हाइट से कैंसिल करके दिखा रहा हूं, ये देखो, ग्राम अमोनिया से ग्राम अमोनिया कैंसिल हो रहा है। आप मत करना अपनी कॉपी में, मोल से मोल कैंसिल हो रहा है। आप बोलोगे यस, ये मोल NO से मोल NO कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, 2 मोल NO2। ये देखिए आराम आराम से, आप कैंसिल नहीं करना, ये तो इसलिए सिखा रहा हूं कि अगर आपने जल्दबाजी में उल्टा लिख दिया तो कैंसिल नहीं होगा, समझ जाओगे मैंने गलत लिख दिया है। सेकेंड रिएक्शन का यील्ड कितना है मेरे बच्चों, 80%, सो इनटू 80/100। ये लो मेरे बच्चों, यहां तक आते आते मेरे पास मोल्स ऑफ NO2 आ गए बेटा। नाउ दीज NO2 कन्वर्टिंग इनटू HNO3, लिखो यहां पे आके आराम आराम से, क्या हो रहा है बेटा, 3 मोल्स NO2, 3 मोल्स NO2। जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं उनके लिए मेथड डिफिकल्ट लगता है उनको शुरू में, लेकिन लिखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस केयरफुली लिखें। 3 मोल NO2 प्रोड्यूस 2 मोल HNO3। ये लो मेरे बच्चे, आप बोलोगे ये भी ठीक है सर, लेकिन इसमें भी यील्ड 85% है, तो आप इसको 85/100 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। अब यहां आपकी चॉइस है कि आप मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लें या आप ऑलरेडी ऊपर मोल्स निकाल चुके हैं, जैसा आपको ठीक लगता हो। एक बच्चा बोलता है सर मैं एक काम नहीं करूं, मैं इसको मास में कन्वर्ट कर दूं, यस यू कैन। तो यहां लिख लो आराम से इनटू, आराम आराम से ऐसे लिख लो। फिर अगर आपको एक ही लाइन में सॉल्व करना हो तो यहां लिखो फिर क्या, 1 मोल HNO3 मास कितना होता है बेटा, 63 ग्राम HNO3, ऐसे लिख लो बच्चों की तरह। अब इस मास को हम किसके इक्वल कर देंगे बेटा, इस मास को हम किसके इक्वल कर देंगे, इज इक्वल टू, अगर मोल्स नहीं निकालने हो तो यहां लिखो 1 1 3 4, 1 1 3 4। आराम आराम से देख लो, है ना, आराम आराम से देखो। आप चाहें तो मैं आपकी मदद के लिए मैं दोबारा बोलता हूं, दोबारा बोल रहा हूं, सुनो। अगर मान लो किसी बच्चे की कंसंट्रेशन इतनी नहीं बन पाई, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुनो। नाउ लिसन मी केयरफुली। सपोज X gram NH3 is required to produce 1134 gram of HNO3. Okay, so X gram NH3 divided by 17 means we have converted into moles of ammonia. Now these are moles of ammonia. Now 4 moles of ammonia produce 4 mole of NO, so 4 mole of NH3 produce 4 mole of NO, but yield is 90%, so actual moles produced will be less. तो यहां लिख दो 90/100। नाउ 2 मोल्स NO प्रोड्यूस
2 moles NO produce 2 mole of NO2, yield is 80%, फिर मल्टीप्लाई करो. Now 3 moles NO2 produce, now 3 moles NO2 produce 2 mole of HNO3, yield is 85%. Okay. Now moles of HNO3 convert into mass. 1 mole HNO3 mass is 63 gram. तो आराम से इसको लिखो. So finally these are these steps जो अपने सॉल्व किए हैं. फाइनली क्या आ गया? फाइनली वी हैव मास ऑफ HNO3. इसको किसके इक्वल करेंगे? 1 1 3 4 गिवन है बेटा. 1 1 3 4 इसके इक्वल कर दो. यहां से सॉल्व करके आप x का मास निकाल सकते हैं. अब आराम से बताइए, सॉल्व करके आराम से x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? क्या इनमें से कोई आंसर मैच कर रहा है? ठीक है ना. आपको एक बार में एक से बताएंगे बस. ठीक है ना. आराम से देख लीजिए. मोल भी यही है, फैक्टर लेवल भी है. मोल में लिखना, मोल में जो है वो आपको पहले भी मैं लास्ट क्लास में कराया, फिर आज 2 प्रॉब्लम कराए. इस मेथड से कर लीजिए. तो ये x की वैल्यू आपके पास आ रही होगी 750 ग्राम आंसर. तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी करेक्ट है. चेक कर लो मेरे बच्चों, आ रहा है? ठीक. तो ये मैंने आपको फैक्टर लेवल मेथड से भी प्रॉब्लम करवा दिया है. अब जिसको पहले की तरह मोल से करना हो वैसे कर, सेम ये का ये लिखा, बस उसमें लिखते नहीं है इतना, तो सेम आंसर आएगा. सेम स्टेप्स इसी तरीके से लिखी जाती हैं. आज भी मैंने शुरू में 2 प्रॉब्लम करवाए, तो आप चाहें तो इसको मोल से भी ट्राई कर सकते हैं. सेम चीजें हैं, सेम आंसर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना. रटना नहीं है, रटने के लिए जगह नहीं है अपने पास, है ना. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों. नाउ पीओसी. एक बच्चा पूछा सर पीओसी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन. इसको बोलते हैं पीओसी, शॉर्टकट में प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसी रिएक्शन के अंदर अगर आपको ये मालूम है कि किस एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर उस एलिमेंट की बात करें, आपने कहीं कोई मासेस का लॉस नहीं किया है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हर एलिमेंट का मास कंजर्व रहता है. क्या रहता है? कंजर्व रहता है. इट कैन बी एप्लीकेबल ऑन अनबैलेंस रिएक्शन. इस मेथड को जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं होती. इस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ओके, क्या है खास बात? इट इज एप्लीकेबल टू दैट एलिमेंट विच इज कंजर्व्ड इन कंप्लीट रिएक्शन. ध्यान ही रखना होता है कि वो एलिमेंट रिएक्शन में कंजर्व होना चाहिए. कहीं ऐसा ना हो सही लॉस हो गया हो, आपने ध्यान दिया नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगी. तो इसके लिए मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल कोड करके समझाता हूं, आराम समझें. कैल्शियम कार्बोनेट को मैं डिकम्पोज कर रहा हूं कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में. आप बोलोगे इजी रिएक्शन है सर. अब ट्रायंगल का मतलब है आप उसकी हीटिंग कर रहे हैं मेरे बच्चों. तो इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन जब लगाएंगे तो आप इसको कैल्शियम के ऊपर लगा सकते हैं, कार्बन पे लगा सकते हैं मेरे बच्चों, ऑक्सीजन पे लगा सकते हैं. बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट में जितना भी कैल्शियम था वो सारा कैल्शियम ऑक्साइड में आ गया है. ये आपको दिखना चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए. कैल्शियम कार्बोनेट का जो ऑक्सीजन है वो 2 जगह चला गया है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, वो भी दिखना चाहिए. कार्बन, एंटायर कार्बन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नाउ प्रेजेंट इन CO2, ये भी आपको दिखना चाहिए. ओके, तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं मैं बताता हूं. किसी भी कंपाउंड के जो आप मोल्स ले रहे हैं उसमें चेक करो उस एलिमेंट के कितने नंबर हैं, तो वही उतने उसके मोल्स हो जाएंगे. क्या मीनिंग है इसका? आराम सुनो. 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट is containing 1 mole of calcium ion, calcium atom, 1 mole of carbon atom and 3 moles of oxygen atom. ये सब बच्चों को मालूम होता है. ठीक है, तो एटोमिसिटी समझते हैं कि भाई नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट या उसके पार्टिकल उस गिवन सब्सटेंस में कितने हैं, उसको एटोमिसिटी बोलते हैं. तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं? बहुत आराम सुनिएगा, बहुत आराम से. अगर मैं पीओसी कार्ब कैल्शियम के ऊपर लगाता हूं, पीओसी कैल्शियम के ऊपर लगाने का मतलब है कैल्शियम के एटम्स रिएक्शन से जो पहले थे वो ही रिएक्शन के बाद में होंगे. कमेंट लिखना बंद करो, पढ़ना सीखो बेटा. बेटा बेटा पढ़ लो रे, है ना. ठीक है ना. ओके, आराम सीखो.
कैल्शियम के लिए जितने मोल्स कैल्शियम के कैल्शियम कार्बोनेट में थे, ऑल मोल्स ऑफ कैल्शियम नाउ कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। आप बोलोगे यस सर। तो क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, हम ऐसा बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए अलग से लिख देता हूं, मोल्स ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। आराम आराम से देखो मेरे बच्चों, डिटेल में लिख रहा हूं, आप इसको लिख लेना जो अदर से लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में कैल्शियम के एटम कंजर्व हैं। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट के मेरे बच्चों तुम जितने भी मोल्स लोगे, जितने भी मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के लोगे उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? बिकॉज 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इज कंटेनिंग 1 मोल ऑफ कैल्शियम। आराम से 1 से मल्टीप्लाई करो। जितने भी मोल्स आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड के होंगे मेरे बच्चों उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करो। वाई? बिकॉज 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम। तो इसको बोलते हैं कि हमने ये पीओसी लगाया किसके ऊपर, किसके ऊपर? कैल्शियम के ऊपर। तो इसको बोलते हैं पीओसी अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए? कैल्शियम एटम के लिए। ऑब्वियसली मोल पढ़ने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि सर कैल्शियम के जो मोल्स कंजर्व होंगे तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इनटू एन है। तो जिसके मोल्स कंजर्व हैं उसके एटम भी कंजर्व होंगे। वेरी सिंपल। तो यहां पर हम मोल की टर्म में कंजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है ना? हा सर यू आर दी क्या है बेस्ट। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना? हाँ ठीक है, ओके। आराम से देखो मेरे बच्चों, और देखो पीओसी ऑन कार्बन, कार्बन पे लगा रहे हैं मेरे बच्चों। सामने देखो कैसे लगाओगे? मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बन इंटू 1 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बेटा? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल ही कार्बन है, इज इक्वल टू सारा देखो कार्बन इसमें तो है ही नहीं, केवल CO2 में है। तो लिखो जितने मोल CO2 के बनेंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? 1 मोल CO2 इज कंटेनिंग 1 मोल ऑफ कार्बन। ये लीजिए पीओसी ओ पर अप्लाई करने में मजा आएगा। मैं उसको अलग से लिखता हूं, अलग से लिख रहा हूं मेरे बच्चों। वापस ये रिएक्शन लिख रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। आराम से देखना, पीओसी अप्लाई कर रहे हैं हम किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ ओ, शांति सुने, मोल्स ऑफ ओ इन कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन से पहले कैल्शियम कार्बोनेट में जितने मोल्स O के थे, रिएक्शन के बाद O के एटम्स 2 फॉर्म में चले गए मेरे बच्चों। किस किस फॉर्म में? कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर भी है और CO2 के अंदर भी है। तो आप ऐसे लिखो, मोल्स ऑफ O इन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मोल्स ऑफ O इन CO2। क्या लिखोगे बेटा? CO2। आराम आराम से देखें, जल्दबाजी ना करें। CO2 ये भी ठीक है। अब क्या करोगे? जितने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के आएंगे, एन कैल्शियम कार्बोनेट। अब सोचो कैल्शियम कार्बोनेट के जितने भी मोल्स होंगे उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको अपनी आंखें अगर पार्शियली गड़बड़ भी हो तो भी दिख जाए। 3। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। उसके अलावा 1 इंटू मोल्स ऑफ, क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। वाई? बिकॉज 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड इज कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ CO2। किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? इंटू 2। वाई? बिकॉज 1 मोल CO2 इज कंटेनिंग 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इस तरीके से हम किसी रिएक्शन के अंदर पीओसी अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इसका फायदा सबसे ज्यादा तब होता है जब आपको रिएक्शन का रिएक्टेंट मालूम है, शुरू में प्रोडक्ट मालूम है, बीच में क्या हुआ वो अगर नहीं मालूम है कि बीच में सर बहुत सारी रिएक्शंस हो गई हमें पता नहीं है, लेकिन अगर कंजर्वेशन दे रखा है कि भाई ये एटम या ये एलिमेंट आपका कंजर्व रहा है तो प्रॉब्लम पीओसी से सॉल्व हो जाती है। एग्जांपल लूंगा अभी मैं, तो इसको बोलते हैं पीओसी अप्लाई करना। ऑक्सीजन पे अप्लाई करना डिफिकल्ट है क्योंकि ऑक्सीजन तीनों जगह है,
तो आप ऐसे बोलो, मोल्स ऑफ ओ बिफोर रिएक्शन, मोल्स ऑफ ओ आफ्टर रिएक्शन। इनिशियली कैल्शियम कार्बोनेट का जितने मोल्स होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? ये मोल आता है अपने को। मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस इनटू 1, मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस इनटू 2, ऐसे करना होता है। क्यों? क्योंकि हम O के एटम्स को कंजर्व कर रहे हैं। ये क्या हो गए मेरे बच्चों? ये सब क्या है? ये है मोल्स ऑफ O बिफोर रिएक्शन। आराम से समझ लो। और ये सब क्या है? मोल्स ऑफ O आफ्टर रिएक्शन। तो जो बच्चे बहुत आराम से सीखते हैं या सुनते हैं वो आराम से इसको नोट कर सकते हैं कि सर ऑक्सीजन के ऊपर मैं पीओसी अप्लाई कर रहा हूं तो O के जितने मोल्स बिफोर रिएक्शन होंगे उतने ही मोल्स O के आफ्टर रिएक्शन होने चाहिए। तो पहले कंपाउंड कौन था? कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर रिएक्शन कंपाउंड कौन हो गया बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो आराम से लिखिए, पीओसी अप्लाई करते समय रिएक्शन की बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये लक बाय चांस बैलेंस है तो मैं क्या कर सकता हूं? लिख लीजिए, ठीक है ना? आराम से देख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। मान लीजिए एक और आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नाइट्रोजन से अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर, बना रहे, बना लो। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है मेरे बच्चों, आराम से देखो, बैलेंस नहीं है। इसमें ध्यान रखना होता है किसी भी एलिमेंट का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस हुआ है तो फिर आपको पीओसी अप्लाई नहीं करना है, इसका बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना? ओके, अब आराम से देखो मेरे बच्चों, क्या लिखोगे? देखो, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो मान लो एक बच्चा बोलता है कि सर आप पीओसी ऐसा करें अपन मिलके सर पहले नाइट्रोजन के लिए लगाते हैं, पीओसी नाइट्रोजन एन के लिए लगाओ। तो कैसे लिखोगे मेरे बच्चों? मोल्स ऑफ एन इन N2। मुझे एक ही जगह नाइट्रोजन नजर आ रहा है बेटा, इसमें तो नाइट्रोजन है नहीं, इधर नाइट्रोजन इसमें है, तो लिखो मोल्स ऑफ एन इन NH3, ऐसे लिख लो बच्चों की तरह। अब क्या होगा मेरे बिट्टू? नाइट्रोजन के जितने मोल्स होंगे सोचो, उसमें N के मोल कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर N2 2। आप बोलोगे यस सर। मेरे बच्चे जितने मोल्स अमोनिया के होंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। वाई? बिकॉज 1 मोल NH3 कंटेन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो ऐसा करके हमने पीओसी N के ऊपर लगाया है। अब तुम अपनी मर्जी से ट्राई करो पीओसी H पर लगाने की। खुद लिखकर देखो कि इस लैंग्वेज के हिसाब से आपको लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ट्राई करो, ट्राई करिए। आराम से देखिए। रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है ना, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो H, तो क्या लिखोगे बेटा? मोल्स ऑफ H इन H2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H इन NH3, ठीक है। अब आओ भाई साहब, जितने मोल्स हाइड्रोजन के होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, जितने मोल्स अमोनिया के होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करना। सब लोग चेक करो, ऐसा आना चाहिए। तो ये पीओसी आप उन्हीं रिएक्शन पर अप्लाई करें जिनमें रिएक्शन का स्टार्टिंग मालूम और एंड मालूम हो और कुछ भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब है उसमें एलिमेंट कंजर्व है ना। और जनरली ये टिपिकल एलिमेंट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम आपका जो है कंजर्व होना चाहिए। तो ये पीओसी जो है बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कई जगह गड़बड़ हो जाती है। जैसे मान लो यील्ड दे रखा है, अब आपको तो यील्ड का मतलब आपका एक्चुअल प्रोडक्ट कम बनेगा, तो उसमें इस तरीके से आप फिर पीओसी नहीं लगाएंगे। आप सिंपल मोल से सॉल्व करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। ओके, और सुने, ये लिख लिया आपने
अब मैं पीओसी का एप्लीकेशन कैसा है, पहले इलस्ट्रेशन लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सब बच्चों ने लिख लिया होगा, आराम आराम से लिख लीजिए, है ना, आराम से लिखें। अब देखो, इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम बता रहा हूं कि किस तरीके से प्रॉब्लम से फ्रेम हो सकती है, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। आराम से देखें। 69 ग्राम K2CO3 आपके पास है, पोटेशियम कार्बोनेट, was reacted by a series of reactants, reagent मतलब reactant, as to convert all carbon to this complicated compound K2ZN3FeCN6 twice। अब डेंजर प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें सामने वाले ने साफ दे रखा है कि इसमें जो सीरीज रिएक्शन हुई है, पता नहीं कौन कौन ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, वी डोंट नो, वी नो ओनली इनिशियल रिएक्टेंट K2CO3, वी नो फाइनल सब्सटेंस दिस। आपस में बीच में कितनी स्टेज में रिएक्शन हुई, 1 2 3 4 5 6 7, वी डोंट नो। लेकिन इसमें यह मेंशन है कि सारा कार्बन कंजर्व है। कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मोलर मास आपको राउंड फिगर में प्रोडक्ट का दे रखा बेटा 698 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसमें कार्बन कंजर्व है, तो अपन क्या करेंगे मेरे बच्चों, हम इसको ऐसे लिखेंगे जैसे यहां रिएक्शन लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन इन क्या लिखोगे बेटा, K2ZN3FeCN6 और ये ट्वाइस, ऐसे लिखो। फिर क्या करोगे मेरे बच्चों, जितने मोल्स आपके पास K2CO3 के होंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना, और यहां पर आप सामने देखना CN6 और होल ट्वाइस, मतलब CN6 CN के यहां पर ये इसने एक सेकंड गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये 6 यहां नहीं यहां आएगा बेटा, है ना, ऑपरेटर ने मिस्टेक करी है, ठीक है। तो मैंने इधर सही लिखा था, ये यहां सही लिखा हुआ है ना, वहां गलत लिख देता है इसने। तो K2ZN3 समथिंग, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, 12 इंटू मोल्स ऑफ, या जैसे पहले लैंग्वेज में लिख रहे हैं वैसे लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ K2ZN3FeCN6 ट्वाइस। बस अब सामने देखो, इसका मीनिंग क्या है, हम पीओसी किस पे अप्लाई कर रहे हैं, कार्बन पे। तो ये पीओसी की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो मैंने यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, सामने देखो, 69 ग्राम इज द वेट ऑफ K2CO3 डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये किसके मोल्स आ गए बेटा, K2CO3 के, इंटू 1 क्यों कर दिया, 1 मोल K2CO3 कंटेनिंग 1 मोल ऑफ कार्बन। तो 69 इज द मास, 138 इज मोलर मास, तो ये क्या आ गया बेटा, मोल्स ऑफ K2CO3 इंटू 1, ठीक। फिर आगे देखो, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि W ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा बेटा, W ग्राम इस कॉम्प्लेक्स का मास प्रोड्यूस होगा, W डिवाइड बाय 698, ये क्या हो गया बेटा, मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। आप बोलोगे ओके, इंटू 12 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 1 मोल दिस कंपाउंड इज कंटेनिंग 6 इंटू 2, 12 मोल्स ऑफ कार्बन। सो 12 इंटू मोल्स ऑफ, ये क्या है ग्रीन से जो मैंने कर रखा है, W अपॉन मोल ऑफ कंपाउंड, इसको 12 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बेटा, बिकॉज 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेनिंग 12 मोल्स ऑफ कार्बन। यहां से सॉल्व करोगे तो कंपाउंड का मास ऑलमोस्ट 29 ग्राम आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो पीओसी पर बेस्ड है, जिसको आप सामने देख रहे हैं। फिर भी मैं बोलता हूं कि इस तरह की प्रॉब्लम जिसमें आपको स्टार्ट मालूम हो, या ऐसी रिएक्शन स्टार्ट मालूम है और एंड में अभी आप मोल में भी अपनी शीट में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो रिएक्शन के स्टार्ट मालूम है, एंड मालूम है, बीच में क्या हुआ ये नहीं मालूम है, तो वहां पर जो आपको लगता है कॉमन सेंस यूज करेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो अपने को समझ में आ जाएगी उसमें सिल्वर है या सिल्वर क्लोराइड है, कौन कंजर्व है, वो धीरे धीरे हम सीख जाएंगे प्रॉब्लम करते करते। तो उससे हम पीओसी अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर मोल से सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर मोल से सॉल्व करो, है ना। लिख लीजिए आराम से,
एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये जो है इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? तो आपको ही समझना पड़ेगा कि सर अगर मान लो मोल से सॉल्व कर रहे हैं और दिमाग लगा रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके जितने भी मोल्स होंगे, क्योंकि इसमें कार्बन के 12 टाइम्स मोल यूज हो रहे हैं, इट्स मीन जितने मोल K2CO3 के हैं अगर मैं उसको 12 से डिवाइड कर दूं तो मोल्स ऑफ कंपाउंड के बराबर आने चाहिए। तो मोल से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। तो मान लो किसी बच्चे को पसंद नहीं आया पीओसी, उन्होंने कहा मुझे पसंद नहीं आया पीओसी, मान लो नहीं आया किसी को, तो वो ये समझेगा कि जितने भी मोल्स कार्बन है वो सारे इधर जा रहे हैं, लेकिन यहां तो 1 मोल कंपाउंड में 12 मोल कार्बन है और यहां 1 मोल है, इसका मतलब जितने मोल्स K2CO3 के हैं उसको अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो मोल्स ऑफ कंपाउंड के बराबर आना चाहिए। तो मोल से ऐसे सॉल्व कर लेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 12 को इधर लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिख लेगा, NK2CO3 ऐसे लिखेगा बच्चों की तरह, डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपाउंड K2ZN3 FeCN6 ट्वाइस। तो किसी व्यक्ति का अगर मोल में अच्छा दिमाग चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकता है, किसी को पीओसी अच्छा लग रहा है वो ऐसे कर सकता है। आपको जो ठीक लगे वो आपकी मर्जी, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस करे कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैंने बोला बुक से प्रैक्टिस करो, शीट से प्रैक्टिस करो, तो हम धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे, ठीक है ना। समय लगता है इसमें, दिमाग लगाओगे नहीं, रिवीजन करोगे नहीं, सोचते हो बस सर जो इलस्ट्रेशन दे वो के वही करते जाएं, ऐसा नहीं होता बेटा ना। जेईई मेन एडवांस में मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था 15 लाख बच्चे बैठेंगे, कितने तुम्हारे टाइम में 2 साल बाद ये 16 लाख होने चाहिए, लगभग 16 लाख बच्चों में से 2.5 लाख सेलेक्ट करेंगे, बाकियों को सम्मान पूर्वक घर पे भेज देंगे, 13 लाख से ज्यादा बच्चों को फेल करेंगे वो। तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पढ़ो पहले आराम से। Calculate the weight of H2SO4 formed from FeS2 according to given series of reaction। सीरीज ऑफ रिएक्शन है, अब ध्यान देना पड़ेगा इसमें। सीरीज ऑफ रिएक्शन में FeS2 का सारा सल्फर SO2 में जा रहा है, चेक करना। अब गलतियां कहां होती है सीरीज रिएक्शन में, मान लो सल्फर का एक प्रोडक्ट और बन रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नाउ ये सारा SO2 इधर किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, SO3 में जा रहा है। तो सल्फर इस कंपाउंड से SO2 में गया, SO2 से SO3 में गया, SO3 से वो H2SO4 में गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सल्फर है जो इनिशियली FeS2 में था, फाइनली ऑल सल्फर इज कन्वर्ट इनटू H2SO4। मुझे ऐसा कैसे पता लगा, क्योंकि इस रिएक्शन को देखते देखते मैं देख रहा हूं कि सल्फर और कहीं पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये H2SO4 है ना। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे कि सर इसको ऐसे देखो कि FeS2 से रिएक्शन स्टार्ट हुई, इसमें अब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप बोलोगे क्या, दूसरा रिएक्टेंट कहीं लिमिटिंग रिएजेंट ना हो, नहीं तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। जैसे इसमें FeS2 के अलावा ऑक्सीजन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो वो अंडरस्टूड है कि एग्जामिनर उसको वेटेज नहीं दे रहा है, मतलब वो स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे कि मोल्स ऑफ S इन FeS2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ S इन कौन सा बेटा लास्ट में H2SO4, ऐसे लिखो बच्चों की तरह। फिर तुम क्या करोगे मेरे बच्चों, आपको वेट दे रखा है FeS2 का, कितना है बेटा 12 ग्राम। 12 को 120 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं बेटा, सल्फर का मोलर मास 32 इंटू 32 64, आयरन का होता है 56, तो ऐड कर लो 120 आ गया, ये भी ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटा कि H2SO4 का जो वेट है, लेट वेट ऑफ H2SO4 प्रोड्यूसेस W ग्राम में वेट मान रहा हूं, ग्राम वेट ऑफ H2SO4। क्या कर दोगे उसको 98 से डिवाइड कर दो, 98 से डिवाइड करते क्या हो जाएगा बेटा, वो मोल्स ऑफ H2SO4 हो जाएगा।
अब तुमको दिखना चाहिए कि जितने भी मोल्स FeS2 के आएंगे उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 2 से। क्यों? 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेनिंग 2 मोल ऑफ सल्फर। फिर मोल्स ऑफ जो भी H2SO4 आएंगे उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आराम आराम से देख लीजिए। आप बोलोगे यस सर। तो आपके पास FeS2 के कितने मोल्स आए मेरे बच्चों? तो आप बोलोगे सर FeS2 का मास था 12 डिवाइड बाय 120, ये मोल्स हो गए मेरे बच्चों। 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? 1 मोल FeS2 इज कंटेनिंग 2 मोल ऑफ सल्फर। हमने W ग्राम वेट किसका माना बेटा? H2SO4 का, डिवाइड बाय 98 इंटू 1। ऐसे कर लीजिए। तो यहां से आप आराम से W सॉल्व करेंगे। यहां भी लिखा हुआ है, आराम से देखिए। तो ले देकर अपने को समझ में आना चाहिए कि हम यहां पर POC सल्फर पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, सल्फर पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब मान लो जैसे बच्चे हैं, कुछ सुनते तो है नहीं, सुनते वो है नहीं, वो कुछ भी बोले जाएंगे। जैसे एक बोलेगा सर आयरन पे लगा दूं, और वो मूर्ख है तो कुछ भी बोल सकता है ना, वो सुन तो रहा नहीं हो। तो अगर आयरन पे लगा दोगे तो यहीं रुक जाओगे, आयरन तो आगे यूज ही नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन पे लगा नहीं सकते कि ऑक्सीजन इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर यहां भी आ रहा है, फिर यहां भी आ रहा है, फिर यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। पागल हो जाओगे लगाते लगाते। तो इंटेलिजेंट मूव ये होता है कि जो एलिमेंट आपके काम का है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी पर POC अप्लाई किया जाता है ना। मान लो कोई बच्चा है और बेवकूफ की तरह क्वेश्चन करे कि आयरन पे लगा दो सर, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि आयरन तो यहीं पे खत्म हो गया। इसका H2SO4 से अभी डायरेक्ट लिंक कहां आएगा बताओ? ऑक्सीजन पे लगा नहीं सकते, इतने सारे ऑक्सीजन जगह जगह दे रखे, पागल हो जाएंगे। तो केवल आयरन पर जो आपको है नहीं लगा पाओगे, ओ पे नहीं लगाना चाहिए। सल्फर पर आप POC अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी को POC अच्छा नहीं लगा तो वो इन रिएक्शन को बैलेंस करके जो लास्ट क्लास से सिखा रहा हूं उससे आप मोल से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आयरन मैन सर फेसिंग प्रॉब्लम यील्ड एंड प्योरिटी इन शीट। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो आएगी, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे बेटा, घबराने वाली कोई बात नहीं। तेजस की बात सुन ली है मैंने, ठीक है ना? ओके 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 ओके। अरे हाँ भाई, प्रोसेस के नाम से क्या रखा है यार? कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस नहीं है। आप तो प्रॉब्लम को सीखो कि आपको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। अब मान लो किसी को ये अच्छा नहीं लगा तो मोल से सॉल्व कर लेगा, बस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है ना। जैसे यहां पर हाफ O2 आएगा, ये बैलेंस है, यहां सल्फर को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मान लो किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम अच्छा नहीं लगा तो वो क्या करेगा बेटा? ये रिएक्शन देखो मेरे बच्चों, बैलेंस करने के लिए हाफ लिखना, यहां बैलेंस है, यह FeS2 से बैलेंस करते समय आपको यहां पर ऑक्सीजन और सल्फर को बैलेंस करना पड़ेगा, अगर आप मोल से सॉल्व कर रहे हैं तो। POC सॉल्व कर रहे हैं, इंटेलिजेंट मूव है आपका कि सर मुझे साफ दिख रहा है कि सारा सल्फर SO2 में, फिर SO2 से SO3, फिर SO3 से H2SO4 में आ रहा है। तो ऐसा करके मैं POC से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। ओके, बुक से प्रॉब्लम कब करना है बेटे? बुक से प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर सकते हैं वो दो चीजें हैं, या तो इनिशियली करें या फिर हम बाद में कर लें। क्यों? क्योंकि जब हम शीट सॉल्व कर लेंगे, डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो बुक को सॉल्व करना है हमको स्पीड से, ताकि हमें ऐसा लगे नाउ वी आर एलिजिबल टू क्रैक JEE मेन। जब आप लेवल 1 करने लग जाएंगे स्पीड से, वो आपको इजी लगने लग जाएगा। ध्यान से थ्योरी पढ़ोगे, प्रॉपर रिवीजन करोगे, शीट सॉल्व करोगे, तो बुक का एक्सरसाइज नंबर 1 आपको लाइक हलवा लगेगा कि वाह हलवा खा रहा हूं सर। तो आपको, और शुरू में से करोगे तो डिफिकल्टीज आएंगी। शीट करने के बाद मैं बच्चों को एडवाइस ये देता हूं कि अगर आप बुक सबसे पहले कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी जगह बुक्स नहीं मिल रही थी, अब वो लगभग इंडिया में सब जगह अवेलेबल है। काफी बच्चों ने बुक्स मंगा ली हैं, ठीक है। उन्होंने बोला सर किसी की आज आ रही है, कोई बोल रहा भाई 10 मई को आएगी, कोई बोल रहा 8 मई को, कोई बोल रहा 12 मई को। तो सबके पास बुक्स आने वाली हैं। तो बुक का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, इस चैप्टर पे पहले हम इसीलिए शीट को सॉल्व कर रहे हैं। शीट आपकी कैरियर के ऐप पे सबको मिल गई होगी, बता रखी है मैंने आपको, है ना। मैंने हार्ड कॉपी निकाल ली, आप भी निकाल लो, ठीक है। ओके, ठीक है ना। अब देखो कोई बच्चा है, पता नहीं कहां बोले जा रहा, पोटेशियम का क्यों नहीं लिया। अरे भाई उसने साफ दे रखा है रीजेंट सो एज टू कन्वर्ट ऑल कार्बन टू दिस कंपाउंड। कोई बच्चा क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पढ़ता है यार, ताज्जुब होता है मुझे यार। कई बार कई बच्चे बस टाइप करे जाएंगे, कुछ भी साफ लिख रहा है उसमें कार्बन कंजर्व है।
फिर क्वेश्चन करते हैं वो क्यों नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया, मेहनत नहीं करते हैं बिल्कुल भी, सुनते ही नहीं है। लिसनिंग पावर बहुत पुअर साइड पर है, ये ऑनलाइन का बड़ा ड्रॉबैक होता है। कई बच्चे बस कीबोर्ड लेके बैठ रहेंगे, टाइप करने से मतलब होता है, उनको सुनना नहीं है उनको, है ना, ठीक है ना। हाँ, और जो बच्चे जेई क्रैक करना चाहते हैं उनको शीट में ताकत लगानी पड़ेगी, पहले रिवीजन करो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है, एकदम से प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। जैसे आज आपने पीओसी पढ़ लिया तो कुछ प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करोगे एक्सरसाइज नंबर 1 में, उसमें कहीं ना कहीं पीओसी का भी रोल होगा। चलिए, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, वो होमवर्क जो दिया था उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने लास्ट क्लास में हमारा 1 से 20 डिस्कस हो गया था। अब हमारा फिश मार्केट ना बने, इसलिए होमवर्क डिस्कशन में पहले आपको यह बताना है कि 21 से लेकर 25 ये सब लिमिटिंग रीजेंट के प्रॉब्लम है। क्या इसमें मेरे किसी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत है? मैं बाद में आगे बढ़ूंगा, पहले आराम से वही देखें कि लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन 20 तक हुआ था। 21 से 25 में कोई दिक्कत है किसी को? ओके, 30 पर तो पहुंचा ही नहीं हूं मैं। आपको ये बताना है कि 17 क्वेश्चन लास्ट क्लास में बता दिया था ना, 17 क्वेश्चन लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, 7 लास्ट क्लास में हो गया। ओके, 30 भी बताएंगे, पहले और देखो 23 बच्चा एक पूछ रहा है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ये सीधे आपको आने चाहिए। ओके, 23 इजी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, अपने आप सॉल्व करो। 21 इज ऑल्सो वेरी इजी। देखो 21 जो है कौन पूछ रहा है, पहले चेक करें कौन बच्चा है इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। 21 नहीं, गलत पढ़ लिया मैंने शायद, और इतना फास्ट निकल रहा है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है 25, वही बताता हूं पहले आपको मैं, बाकी इजी है। 21 अगर कोई बच्चा पूछ रहा है तो मैं उसकी हेल्प कर दूं बस, कि आपको रिएक्शन को बस बैलेंस करना है, C+2Cl2 कन्वर्टिंग इनटू CCl4, ठीक है बेटा। कार्बन के मोल्स निकाल लेना, मोल्स ऑफ कार्बन, ये मोल्स निकाल लो, 12 डिवाइड बाई, या 36 दे रखा है शायद ग्राम, 36 डिवाइड बाई 12, यहां क्या हो जाएगा बेटा, Cl2 के लिए 142 डिवाइड बाय 71, तो इसके मोल्स आ गए 3, इसके मोल्स आए 2। कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बेटा, इसके 3 मोल के लिए हमारे को इसके कितने मोल्स चाहिए थे आप सोचो, फॉर 3 मोल्स ऑफ कार्बन वी नीड 6 मोल ऑफ क्लोरीन। जिस बच्चे ने पूछा इतना इजी प्रॉब्लम, थोड़ा शर्म आनी चाहिए बेटा, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो बिल्कुल भी। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा इसमें, तो आप बोलोगे सर हमारे पास क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है, 2 मोल प्रोड्यूस 1 मोल। इतना इजी प्रॉब्लम पूछ रहे हो बेटा, ये तो वैसे सॉल्व हो जाएगा। 25 बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना। सेम ऐसे ही कोई व्यक्ति 25 पूछ रहे, 25 बता रहा हूं बेटा, ठीक है। एक ने 22 पूछ लिया, 22 भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। सेम ऐसे ही करना है कि आपने अगर 22 लिया तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, लिथियम हाइड्राइड है प्लस 8 बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, ठीक है। तो लिमिटिंग एंड निकालो ना, कब सॉल्व करोगे इनको, पढ़ते नहीं होगा घर पे, रिवीजन नहीं करते हो मेरे बच्चों, कैसे काम चलेगा भाई। ये तो जेई मैन के क्वेश्चन है, एडवांस तो बहुत दूर की बात है। तो इस 2 मोल ऑफ ईच, अगर इसके मोल्स अब बैलेंस कर रखा है रिएक्शन 6 और 8, 6 और समथिंग, तो बस मोल्स ले लो इसके भी मोल्स 2 हैं, इसके भी मोल्स 2 हैं। तो कौन लिमिटिंग एजेंट होगा बेटा, आप बोलोगे सर आपने सिखाया था कि मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 डिवाइड बाय 6, ये लो बच्चों की तरह 1/3, वैसे डायरेक्ट दिख रहा है 2 डिवाइड बाय 8 1/4। तो जिसके लिए वैल्यू कम होती है वो क्या होता है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। आप बोलोगे ठीक है सर, तो ये कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। बस इसके बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करो। इतने इजी प्रॉब्लम पूछ रहे हो यार, एफर्ट नहीं लगाते इसका मतलब, है ना। चलिए, सेम ये जो रिएक्शन दे रखा है मेरे बच्चों 24 भी वही सेम प्रॉब्लम है, लिमिटिंग एंड निकाल लो बस। इन द रिएक्शन वेसल कंटेनिंग 0.16 मोल KO2 and 0.1 मोल H2O, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड। अरे तो इसमें क्या हो गया बेटा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस नहीं किया होगा, बैलेंस करो बेटा रिएक्शन को, KO2 चेक करो,
KO2 किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा? वाटर से। बहुत बढ़िया। क्या बना रहा है मेरे बच्चों? KOH। और साथ में क्या बना रहा है? ऑक्सीजन गैस। तो आप बोलोगे बात तो सही है सर। तो अब इस केस में KO2 है। अब अपने को बेटा इसमें बैलेंस भी करना पड़ेगा। बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग में चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन यहां 1 है और यहां 2 है, तो सपोज करो आपने यहां 2 लिख दिया, तो ऐसा करने से हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 है हाइड्रोजन हो गया। आप बोलोगे ठीक है सर, लेकिन फिर साथ में आपको चेक करना पड़ेगा कि O यहां पर 2 ऑलरेडी हो रहा है। आप बोलोगे हाँ सर, 2 पोटेशियम है, यहां लिखो 2। तो ऐसे करो फिर आप। तो ऐसे कर करके आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। फिर इसमें हमें चेक करना पड़ता है, जैसे पोटेशियम अगर बैलेंस हो गया, आप बोलोगे हाँ सर पोटेशियम बैलेंस हो रहा है, तो आपके पास KO2 प्लस H2O, KOH प्लस ऑक्सीजन गैस। तो आपको इसमें पोटेशियम बैलेंस हो रहा है, लेकिन अब ऑक्सीजन 4 इधर देखोगे तो 4 इधर है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा है। इसका मतलब आपको अभी किसी और फैक्टर से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को आपको पहले सिस्टमैटिक बैलेंस करना पड़ेगा। उसमें पहले आप पोटेशियम बैलेंस कर लें, फिर आप इसमें H बैलेंस कर लें, फिर O बैलेंस कर लें, ठीक है ना। तो ये बैलेंसिंग करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर आपने मान लो इसको बिना बैलेंसिंग के सॉल्व किया, तो इसमें हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 कैन बी प्रोड्यूस्ड, उसके लिए आपको बिना बैलेंस के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो पहले बैलेंस करो। तो जब तक आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे आंसर नहीं आएगा। देखो मान लो मैंने 1 मिनट के लिए यहां से ऐसे लिखा, ठीक है। अब देखो इसमें पोटेशियम यहां है तो यहां है, इधर O3 है, इधर 3 है, लेकिन इधर H2 है, सॉरी मिट गया मेरे से, तो इधर 2 है। तो इसलिए आपको इसमें रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए। अगर बिना बैलेंस करे करोगे, देखो पोटेशियम बैलेंस है मेरे बच्चों, आप बोलोगे बैलेंस है सर। O बैलेंस है क्या? 2 1 3 1 3, लेकिन H बैलेंस नहीं है। तो इसलिए इस केस में बैलेंसिंग चाहिए। बैलेंस करो। ओके। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है? 25 थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आराम आराम सुनो। 3TiO2 प्लस 4C, ये थोड़ा बच्चों के डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आराम आराम से। 6Cl2 कन्वर्टिंग इनटू 3TiCl4, ये भी ठीक है। 2CO2 ये भी लिख लो, प्लस साथ में और लिख रहा है बेटा 2CO, ये भी लिख लो भाई। तो इसमें आराम आराम से देखें ना, ये थोड़ा बताने लायक प्रॉब्लम है इसलिए बता देता हूं। इजी नहीं बोलेंगे इसको बच्चों के हिसाब से, कईयों को ये भी आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले अपन मोल्स पे बात करें। 4.8 ग्राम, 4.8 डिवाइड बाय इसका मोलर मास लाओ बच्चों, Ti का 48, तो यहां लिखोगे 48 प्लस कितना आएगा बेटा? 32। चेक कर लेना आराम से। फिर बेटा कार्बन के मोल्स निकाल लो, 6 डिवाइड बाय 12। फिर यहां पे क्लोरीन के मोल्स निकालना, 6.39 डिवाइड बाय 71। फिर क्या करोगे मेरे बेटे? मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये भी ठीक है। क्या करोगे? इसके मोल्स निकाल लो। मोल्स को 4.8 डिवाइड बाय, ये कितना हो गया बेटा? 80 डिवाइड बाय क्या करोगे? 3। यहां कितना आ गया? 0.5 डिवाइड बाय 4, ये 6 पॉइंट, चेक कर लेना बेटा डेटा एक बार, है ना, इंसान हूं गलती कर दूं लिखने में। 71 डिवाइड बाय 6। अब आपको देखना है मेरे बच्चों कि इनमें ये कौन बच्चा है यार? मनन, क्या पागल हो क्या? हैं की पे वो रख के बैठ गए बिल्कुल 30। अरे अभी क्लास में बोला मेरे बच्चे, मैं 21 से 25 डिस्कस कर रहा हूं, फिश मार्केट ना बने, पता लगा बाद में आगे बढ़े फिर पीछे बढ़ना पड़ा है। तो केवल अभी 21 से 25 डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे बाद में बढ़ेंगे, ठीक है, टाइम बचेगा तो। अब मेरे बच्चों ये देखो किसके लिए वैल्यू सबसे मिनिमम है, आराम आराम से बताएंगे। 30 भी जब समय आएगा उसका बताएंगे, और बार बार लिखोगे तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा बेटा, ध्यान रखना है ना। अगर बोर्ड पे ऐसी परेशान करते रहोगे, लिखते रहोगे तो दिक्कत कर दूंगा मैं, है ना। ऐसे नहीं करो, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन ऑनलाइन में पढ़ लिया एक बार, बताऊंगा आराम आराम से। पर ये बच्चे जिनको 25 नहीं है उनको हिंट तो दू ना, बिना हिंट के बेचारा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेगा? बच्चों बताओ इसमें कौन किसके लिए वैल्यू सबसे कम आ रही है? चेक करो मेरे बच्चों, इस वैल्यू को आप चेक करो, सबसे कम वैल्यू किसके लिए आ रही है? जिसके लिए वैल्यू सबसे कम आएगी वो ही इसका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सपोज द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ TiCl4 कैन बी
प्रोड्यूस्ड। बताओ, पहले करो सॉल्व। क्लोरीन, ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू मिनिमम आ रही है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि ये वैल्यू अगर इसके लिए मिनिमम है, डिवाइड बाय क्या था 6, ये वैल्यू मिनिमम है, तो इसका मतलब है क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, ये लो। अब क्या करोगे बेटा, 6 मोल Cl2 प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ TiCl4। आप बोलोगे यस सर। सो 1 मोल Cl2 प्रोड्यूस्ड, बोलो 1 मोल Cl2 प्रोड्यूस्ड 3 मोल TiCl4। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। सॉरी, 6 मोल प्रोड्यूस 3 मोल, सो 1 मोल प्रोड्यूस 3/6, हाफ लिख दूं बेटा। आप बोलोगे यस सर, हाफ मोल TiCl4। सो 6.39 ग्राम डिवाइड बाय 71 मोल्स Cl2 प्रोड्यूस्ड, क्या लिखोगे बेटा, हाफ बन रहा है तो आप हाफ लिखोगे, हाफ इंटू कितना बन गया बेटा 6.39 डिवाइड बाय 71 मोल TiCl4। आराम आराम से देख लो, ये आंसर नहीं है। अभी आपने बोला सर 1 मोल से हाफ मोल बनेगा, तो इतने मोल से हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मोल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, मास में। वो आप कर लेना, कर लोगे, इसको छोड़ देता हूं मैं, ऑलरेडी कर लिया। ये वाला क्वेश्चन इजी था, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना सर, क्लोरीन नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका क्लोरीन, ये बच्चा बोल रहा है क्लोरीन लिमिटिंग एजेंट आ रहा है, एक बच्चा बोल रहा है वो आ रहा है, चेक कर लेना। मेरे हिसाब से क्लोरीन आ रहा है, बच्चा बोल रहा है, ये सब बच्चे अलग अलग बोल रहे हैं, है ना। ठीक है ना, आराम से देख लीजिएगा, है ना। तो ये मोल है, मोल को मास में अगर कन्वर्ट करना हो मेरे बच्चे, चेक कर लेते हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ। तो क्या करोगे बेटा, यहां लिख दूं हाफ इंटू 6.39 डिवाइड बाय 71 इंटू मोलर मास ऑफ TiCl4। ये मेरे बच्चों क्या है, मास ऑफ TiCl4 प्रोड्यूस्ड। ध्यान रखना, आपने बोला है ये वैल्यू मिनिमम इसके लिए क्लोरीन के लिए आ रही, तो मैं क्लोरीन के बेस पर सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है ना, तो आप आराम से इसमें ये चेक कर लीजिएगा। आप बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, और आगे बढ़े तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गया मेरे बच्चों। और देखें तो 21 से 25 हो गया। 25 से पहले किसी का और प्रॉब्लम तो कोई नहीं रह तो नहीं गया मेरे बच्चों, 25 से पहले कोई रह तो नहीं गया, 30 तो पहले रह गया। 24 रिएक्शन बैलेंस कर लो बेटा युवराज, और बताओ 29, 25 से पहले और तो कोई किसी का डाउट नहीं है भाई, लास्ट डाउट 25 से पहले। 25 तो हो गए सारे, चलो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद 30 तक पूछ लो, 30 तक कोई दिक्कत, अच्छा ठीक है। 29 में दिक्कत आ रही है, 26 में भी दिक्कत आ रही है। 26 प्रॉब्लम, 26 में देखो फिर वही बात, ये बच्चे यार गड़बड़ कर रहे हैं। 26 में भाई मेरे रिएक्शन को बैलेंस तो करो, KClO3। इतने सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो बेटा, KClO3 बैलेंस करो इसको। क्या लिखा हुआ है, KCl प्लस ऑक्सीजन, तो बैलेंस करोगे ना, बैलेंस करो इसको। 26 देखो फिर बार बार बच्चे दबा रहे हैं, देखो तो क्या होगा मेरे बच्चों, आराम से देखो इसको बैलेंस कर दो। KCl यहां गया, तो यहां क्या लिखोगे बेटा 3/2 O2, क्योंकि इसमें कितना हो गया बेटा 3/2, 1.5 इंटू 2, तो कितना हो गया, तो आप बोलोगे 3। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसमें क्या होगा बेटा, लॉस निकालना है, परसेंटेज लॉस इन वेट। तो इसमें क्या है, ये लॉस में कंसीडर होगा, किसमें कंसीडर होगा, लॉस इन मास। क्यों, O2 मेरे बच्चों गैस है, ये सॉलिड रहेगा, ये सॉलिड रहेगा। तो आप क्या करना, मेरे पास इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, आप बोलोगे यस सर, और 1.5 मोल किसके बनेंगे बेटा, O2 के बनेंगे। तो आपके पास इस 1 मोल का मास कितना है, आप बोलोगे सर 39 प्लस 35.5,
प्लस 16 इंटू 3, ये ग्राम आपके पास मास है। लॉस कितना हो गया बेटा 1.5 इंटू 32 ग्राम, ये लॉस आएगा, लॉस ऑफ मास या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब निकाल लोगे मैथ आती परसेंटेज, सॉल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक बच्चा बोला 27 सर गुरुजी, 30 बता रहे बेटा बता रहे। देखो जल्दबाजी में मैं हिंट दे रहा हूं, रिएक्शन बैलेंस से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब तुम बैलेंस भी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, 1 बाई 1 जो रह जाएगा उसको अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद एक बच्चे ने बोला 27, मेरे ख्याल से 27 इजी था मेरे बच्चों, 27 प्रॉब्लम इजी है, चेक करें क्या हो रहा है बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है मेरे बच्चों किससे, HCl से। HCl एक्सिस में लेना है, ठीक है सर। अब ये क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 बताना है, कितना निकलेगा 180 में 273 केल्विन पर, ठीक है सर। तो इसमें आपका कैल्शियम क्लोराइड फेमस रिएक्शन होगी, H2O प्लस CO2 बन जाएगा बेटा, है ना। तो इसमें भी आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस कर लीजिए 2HCl, चेक कर लो बेटा। देखो चेक करना पड़ता है, इंसान है गलती कर सकते हैं बैलेंस करने में, आराम से चेक करिए, बैलेंसिंग रिएक्शन का हो गया। तो अब मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 बन रहा है, आप बोलोगे यस सर। अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 80% प्योर, 25 ग्राम ऑफ सैंपल। अभी इतना सिंपल प्रॉब्लम कौन ने पूछा ये, 27 किसने पूछा था ये? देखो 25 ग्राम सैंपल का वेट है, सैंपल वेट है, इसमें 80% प्योर है, आप बोलोगे यस सर। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इतने इजी प्रॉब्लम पूछते हुए यार 25 इंटू 80 बाय 100, आप बोलोगे यस सर। तो कितना आ गया बेटा 20 ग्राम, आप बोलोगे यस सर। इसके बाद क्या करोगे बेटा, इसके मोल्स निकाल लो। मोल्स कितने निकलेंगे बेटा 20 डिवाइड बाय 100, कितने मोल्स आए 0.2। इसके 0.2 से कितने मोल्स बनेंगे CO2 के 0.2। ये कौन बच्चे हैं जो क्लास का टाइम खराब कर रहे हैं, मेहनत कम कर रहे हैं, नालायक ये। अरे बता रहे हैं 28 29, सुन लिया भाई, बताएंगे बेटा बताएंगे, है ना, घबराए नहीं, ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम था। अब इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ CO2 चेक करो मेरे बच्चों, 0.2 इंटू 22.4 लीटर, ये आंसर आ जाएगा बेटा। ये लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, चेक कर लेना। अच्छा अब कौन सा 30 भी है 29 भी है, ठीक है ओके, 29 भी बता रहा हूं 30 बता रहा हूं। 27 बेटी ने पूछी है, बेटी ने बता दिया भाई। 27 था क्या, कौन सा था 27, चलो ठीक है। अब कौन सा बताना, 29 भी बताना है क्या, 30 भी बताना है? सर शीट कहां से मिलेगा, कैरियर के ऐप पे 30, अरे बता रहा हूं 29, ठीक है चलो। 29 क्वेश्चन क्या हो रहा है बेटा, NaCl से प्रोड्यूस करना है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ प्योर Na2SO4 कैन बी प्रोड्यूस्ड। 2 NaCl से बनाना है बेटा, 2 NaCl से क्या बनाना है, Na2SO4 बनाना है, ठीक है सर। वैसे रिएक्शन के हिसाब से अगर देखें तो ये H2SO4 से रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आप POC या मोल से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहां पर आप चाहें तो इसमें ये 2HCl वगैरह बना दें, और अगर नहीं भी मालूम हो तो देखो जितने मोल्स यहां पर सोडियम क्लोराइड के होंगे उसके कंपैरिजन में हाफ मोल्स सोडियम सल्फेट के बनने चाहिए, ठीक है। ये सोडियम सल्फेट बनाने के लिए आप यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर सकते हैं। ये रिएक्शन अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आ जाएगी, है ना। ओके अब क्या करेंगे बेटा, देखो 250 ग्राम, तो मेरे पास मास ऑफ NaCl कितना हो गया बेटा, आराम से 250 ग्राम सैंपल है, 95% प्योर है, मतलब उसमें 5% इंप्योरिटी है। इसके बाद मोल्स ऑफ NaCl निकाल लो बेटा। मोल्स ऑफ NaCl कैसे निकलेंगे, ये हो गया 250 इंटू 0.95 डिवाइड बाय NaCl का मोलर मास बेटा 58.5, ये क्या हो गया बेटा, मोल्स ऑफ NaCl। आराम से देख लें, मोल्स ऑफ NaCl से आप क्या निकाल लोगे, मोल्स ऑफ Na2SO4, आप बोलोगे यस सर। कितने हो जाएंगे बेटा, 250 इंटू 0.95 डिवाइड बाय 58.5 इंटू हाफ,
ये लीजिए। फिर मास ऑफ Na2SO4 कितना हो जाएगा बेटा, 250 इंटू 0.95 डिवाइड बाय 58.5 इंटू हाफ इंटू मोलर मास 23 इंटू 2 प्लस 96। ठीक है बेटा, तो 46 प्लस 96 ऐड कर लेना। ठीक है मेरे बच्चों, कितना आ रहा है ये, आई थिंक 142। चेक कर लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दबाजी में गलती हो सकती है। तो ये क्वेश्चन ये भी आ गया सर। अब इसमें क्या हो रहा है, ये तुम्हारे पास मास ऑफ Na2SO4 हो गया, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हारा जो सैंपल है वो 90% तुम प्योर कलेक्ट करोगे। ये तो मास Na2SO4 का है, तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारे पास जो सोडियम सल्फेट का कलेक्शन होगा उसके 100 ग्राम में 90 ग्राम होगा। आप बोलोगे यस सर, तो आपको ही समझना पड़ेगा कि मास ऑफ इम्प्योर सैंपल ज्यादा होना चाहिए। आप बोलोगे यस सर, तो मास ऑफ इम्प्योर Na2SO4 सैंपल क्या हो जाएगा बेटा, सेम रिपीट करो, 250 इंटू 0.95 डिवाइड बाय 58.5 इंटू हाफ इंटू 142 इंटू, अब तुम्हें अकल लगानी है कि 100 ग्राम अगर सैंपल होगा इम्प्योर तो उसमें 90 ग्राम Na2SO4 होगा, तो सैंपल का मास ज्यादा होगा, तो 100 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा बेटा, 90 ग्राम। ये इसका आंसर आएगा। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, खत्म हो गया ये? आप बोलोगे हाँ सर ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो ये अच्छा प्रॉब्लम है, जेई एडवांस के हिसाब से, जेई मेन एडवांस सबके हिसाब से अच्छा प्रॉब्लम, कोई खराबी नहीं है। 30 भी बताएं, 30 का हिंट दे रहा हूं, अपनी अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, अभी समय हो गया। 30 जो प्रॉब्लम है उसमें आज आपको जो बताया है, आप सिंपल पीओसी लगा दो। किस पे लगा दो बता देता हूं। देखो सैंपल दे रखा है क्लोराइड सॉल्ट का, फाइनली तुम्हारे पास उसमें 0.7175 ग्राम वेट किसका बेटा है, सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl। तो आप क्या करोगे बेटा, यहां पर Cl का आप कंजर्वेशन कर दो, तो आप क्या बोलोगे, Cl इन सॉल्ट इज इक्वल टू Cl इन कंपाउंड। पीओसी लगाओ क्लोरीन के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 28 बहुत इजी प्रॉब्लम है, कौन पूछ रहा है 28? 28 एक बच्चा कोई इतना सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है। ये बता दिया, यील्ड के प्रॉब्लम बताता रहा हूं मैं आपको, इतने इतने सिंपल प्रॉब्लम यहां से। तो आप जो सॉल्व कर रहे हो 28 प्रॉब्लम तो बहुत आसान है, जब इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो 29, तो 28 क्यों नहीं कर रहे हो बेटा। 28 में तो आपको दे रखा था हाउ मेनी साइक्लोहेक्सिन विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम साइक्लोहेक्सेन। तो आपको इसमें ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप पहले मोल्स निकाल लो साइक्लोहेक्सेन के, 100 को डिवाइड बाय मोलर मास कर देना बेटा, और यील्ड को यूज कर लेना। तो ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम है, क्लास में पढ़ा रखा है। पहले मोल्स निकाल लो कंपाउंड के, मास डिवाइड बाय मोलर मास, फिर उतने ही मोल्स C6H10 के बनेंगे बेटा। आप बोलोगे यस सर, तो इतने सिंपल प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। 29 का मतलब जो भी बच्चा पूछ रहा है ये जेई मेन के हिसाब से भी मेहनत नहीं कर रहा है, टाइम पास कर रहा है बच्चा, क्योंकि रिएक्शन साफ दे रखा है C6H12O, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो बेटा क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, वो इसमें से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसने क्या कर दिया, इसको बेटा C6H10 में कन्वर्ट कर दिया। इससे इजी प्रॉब्लम क्या लाएंगे अपन, इसका मास दे रखा होगा मेरे बच्चों, चेक करो। आप बोलोगे सर 100 ग्राम साइक्लोहेक्सेनॉल दे रखा है, ठीक है, 100 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ C6H12O, ये लीजिए, ये क्या होगा, इसके मोल्स, इतने मोल्स इसके बन जाएंगे बेटा, 100 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ C6H12O। लेकिन यील्ड कम है, यील्ड कम होने की वजह से, यील्ड कितना है बेटा, आपको दे रखा है क्या 75, तो 75 बाय 100 ये मोल्स हो गए। ये क्या है, मोल्स ऑफ C6H10 फॉर्म्ड। अब मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लेना, जिस बच्चे को नहीं आया था। तो 29 बता दिया, 28 बता दिया, 27 बता दिया, 26, 30 प्रॉब्लम में पीओसी लगाना है। आज जो बताया है आपको सिंपल सीएल के ऊपर पीएलसी, आज जो पढ़ाया उसको रिवाइज करें और अप्लाई करें, नहीं तो नहीं आएगा। तो 30 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके।
हो गया। चलिए तो 29 भी बता, 29 बोल दो, अरे बता दिया, बार बार रिपीट हो रहा होगा भैया। ओके ठीक है ना, तो आराम से 29 है ना, 29 में पीओसी लगाकर सॉल्व करना, नहीं आएगा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपना जो होमवर्क डिस्कशन करेंगे अपन, वो 40 तक, 40 तक ही करेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास से जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, बहुत इजी प्रॉब्लम है, उनको फिर हिंट देके छोड़ देंगे अपन, ठीक है ना। ये बच्चे इतने इजी प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं, इसका मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत करो बेटे, जस्ट डू हार्ड वर्क, ठीक है। अच्छा होमवर्क, राइट। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपका 40 तक ही होमवर्क सॉल्व करूंगा। तो आपका होमवर्क क्या है आज का? आज का होमवर्क छोटा सा है कि नेक्स्ट क्लास में हम 31 से लेकर आपकी 45 प्रॉब्लम तक सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अब मैं 40 से 45 में प्रॉब्लम मान के चलना नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्लास में इलस्ट्रेशन करवाए मैंने आपके इतने सारे। तो आपका ये होमवर्क नेक्स्ट क्लास का है, नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे ये कर लेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा।